नमस्कार। आज हम माली का जायजा ले रहे हैं। ये पश्चिम अफ्रीका का एक देश है और इसका नाम सुनते ही अक्सर हमें शानदार माली साम्राज्य और टिम्बुक्टू जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्रों की याद आती है। हाँ बिल्कुल, एक गौरवशाली इतिहास। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो काफी अलग है, बहुत गंभीर चुनौतियों से भरी हुई। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो माली के भूगोल, उसके इतिहास, मौजूदा राजनीतिक हालात, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जो खास चुनौतियां हैं उन पर रोशनी डालते हैं। तो आज इन्हीं स्रोतों के जरिए हम माली की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि माली एक एक तरह से जटिल पहेली जैसा है। एक तरफ ये गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत है, तो दूसरी तरफ आजादी के बाद से लगातार चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता है, आतंकवाद का साया बढ़ रहा है, गरीबी बहुत गहरी है और अब तो जलवायु परिवर्तन की मार भी है। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ लगता है। ये स्रोत हमें इन अलग अलग पहलुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करेंगे। उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले माली की भौगोलिक स्थिति और पहचान से शुरू करते हैं। ये पश्चिम अफ्रीका में है, एक बड़ा देश है और स्थलारुद्ध है, मतलब इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। हाँ, ये लैंडलॉक्ड होना अपने आप में एक चुनौती है। इसके आसपास कई पड़ोसी देश हैं। उत्तर में अल्जीरिया, पूरब में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोट द इवोर, और पश्चिम में गिनी, सेनेगल, मॉरिटानिया। काफी सारे पड़ोसी। राजधानी बमाको है और आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास। और ये विशाल आकार और स्थलारुद्ध होना, मतलब व्यापार और बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए इसे पूरी तरह अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ। अच्छा। देश का उत्तरी हिस्सा तो सहारा रेगिस्तान का है, सूखा, वीरान, जबकि दक्षिणी हिस्से से जीवनदायिनी नाइजर नदी गुजरती है। नाइजर नदी, हाँ, इसका जिक्र जरूरी है। बिल्कुल। ज्यादातर आबादी और खेतीबाड़ी का आधार वही है। तो एक ही देश में दो बिल्कुल अलग भौगोलिक हकीकतें हैं। नाइजर नदी का जिक्र आपने किया, ये वाकई माली के लिए कितनी अहम है? क्या इसे जीवन रेखा कह सकते हैं? आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये सिर्फ पानी या आने जाने का जरिया नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी केंद्र है एक तरह से। ज्यादातर बड़े शहर और खेती इसी नदी के किनारे बसे हैं, लेकिन यही नदी और इस पर निर्भरता माली को जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील भी बनाती है। कैसे? मतलब बारिश का पैटर्न अगर बदलता है या सूखा पड़ता है तो इसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। भूगोल से आगे बढ़कर अब माली के इतिहास पर नजर डालते हैं। इसका अतीत तो वाकई सुनहरा रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। 13वीं से 16वीं सदी का माली साम्राज्य अपने चरम पर था। दौलत, ताकत, ज्ञान का केंद्र। मनसा मूसा का नाम कौन नहीं जानता? और टिम्बकटू। हाँ, टिम्बकटू की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि टिम्बकटू सिर्फ एक व्यापारिक शहर नहीं था, वो इस्लामी दुनिया में शिक्षा और पांडुलिपियों का एक ऐसा बड़ा केंद्र था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अच्छा। ये उस दौर की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है और माली साम्राज्य की ये विरासत आज भी माली के लोगों की पहचान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन फिर कहानी बदलती है। हाँ, बदलती है। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ। माली फ्रांसीसी सूडान का हिस्सा बन गया और फिर 1960 में इसे आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद का सफ़र, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आसान नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो माली का जो मौजूदा संकट है वो काफ़ी हद तक उसके शानदार अतीत और औपनिवेशिक तथा स्वतंत्रता बाद की अस्थिरता की विरासत के बीच एक सीधी टक्कर जैसा लगता है। आजादी के बाद राजनीतिक स्थिरता कभी ठीक से जमी नहीं पाई, शासन का ढांचा कमजोर रहा, अलग अलग गुटों के बीच तनाव बना रहा, बाहरी दखल अंदाजी भी होती रही। तो ये ऐतिहासिक बोझ है एक तरह से। हाँ, ये ऐतिहासिक बोझ आज भी माली ढो रहा है और ये मौजूदा उथल पुथल को समझने के लिए जरूरी है। और यहीं से हम माली की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दे पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि 1960 के बाद से यहाँ कई बार सत्ता पलट हुई है। कई बार सेना ने बार बार हस्तक्षेप किया है और हाल ही में ही 2020 और 2021 में भी तख्ता पलट हुए हैं, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से पटरी से उतार दिया। हाँ, बिल्कुल। ये अस्थिरता लगातार क्यों बढ़ी हुई है? क्या कारण है इसके? देखिए, इसके कई कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने कहा, कमजोर शासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली से पैदा हुआ असंतोष और अलग अलग जातीय समूहों के बीच पुरानी शिकायतें, ये सब तो था ही।
इसके साथ ही पिछले दशक में स्थिति और बिगड़ी है, खासकर उत्तरी और मध्य माली में। वहां क्या हुआ है? वहां अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जो इस्लामिक चरमपंथी गुट हैं, उन्होंने अपनी पैठ बना ली है। या ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, इन चरमपंथी गुटों का बढ़ता प्रभाव, इसका असर क्या हो रहा है माली पर? असर बहुत गहरा है और विनाशकारी भी। इन गुटों ने हजारों जानें ली हैं, लाखों लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा है, वो विस्थापित हुए हैं। बाप रे! ये सरकारी ठिकानों पर हमले करते हैं, आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सेनाओं पर भी हमले करते हैं। तो मतलब स्थिति बहुत खराब है। इनकी वजह से बड़े इलाकों में सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म सा हो गया है। स्कूल बंद हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है वहां। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ किया है? हमने संयुक्त राष्ट्र मिशन मिनूस्मा और फ्रांसीसी ऑपरेशन बरखाने के बारे में सुना है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हुए हैं। मिनुस्मा यानी यूनाइटेड नेशंस का शांति मिशन वहां मौजूद है। पहले फ्रांस का सैन्य अभियान बरखाने भी चल रहा था। लेकिन जमीनी हकीकत इतनी जटिल है, इतनी उलझी हुई है कि इन मिशनों को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सफलता बहुत सीमित रही है। और रिश्ते भी बिगड़े हैं शायद फ्रांस के साथ। हाँ, हाल के वर्षों में माली की जो सैन्य सरकार है और फ्रांस जैसे कुछ पुराने बाहरी सहयोगियों के बीच रिश्ते भी काफी तनावपूर्ण हुए हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो माली की समस्या सिर्फ माली तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये पूरे साहिल क्षेत्र, जिसने नाइजर, बुर्किना फासो जैसे पड़ोसी देश भी आते हैं, में फैली अस्थिरता का एक हिस्सा है। ओके। ये चरमपंथी गुट सीमाओं की परवाह नहीं करते और पूरे इलाके के लिए खतरा बने हुए हैं। इस अस्थिरता का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और देश के भविष्य पर पड़ रहा है। ये तो सुरक्षा और राजनीति की बात हुई। अब माली की अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ आते हैं। स्रोत बताते हैं कि माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है। अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। कपास एक जरूरी नकदी फसल है और पशुपालन भी लाखों लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए, आजीविका का साधन है। लेकिन इसमें जोखिम भी होगा, जैसा आपने पहले कहा, जलवायु परिवर्तन का। बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, खेती-बाड़ी बारिश और मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर है और जलवायु परिवर्तन इसे और भी ज्यादा जोखिम भरा बना रहा है। सूखा पड़ना, अनियमित बारिश, ये सब। कृषि के अलावा क्या कोई और बड़ा आर्थिक स्रोत है? सोने का जिक्र भी आता है स्रोतों में। हाँ, सोना माली का एक महत्वपूर्ण निर्यात है। ये अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादकों में से एक है। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो क्या है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सोना माली के लिए वाकई वरदान है या फिर एक अभिशाप बन गया है। अभिशाप कैसे? स्रोत इशारा करते हैं कि सोने से होने वाली आय का फायदा आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, शायद। अच्छा। अगर इस प्राकृतिक संसाधन से मिलने वाले पैसे का प्रबंधन सही ढंग से ना हो, पारदर्शिता ना हो, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है और देश के समावेशी विकास में रुकावट बन सकता है। इसे ही संसाधनों का अभिशाप या रिसोर्स कर्स कहते हैं और इसका खतरा यहाँ नजर आता है। और सामाजिक स्तर पर हालात कैसे हैं? गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। हालात काफी चिंताजनक है। अत्यधिक गरीबी बहुत फैली हुई है, खासकर देहाती इलाकों में। रोजगार के मौके बहुत कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी अच्छी नहीं है और इन तक सबकी पहुंच भी नहीं है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति अक्सर और भी खराब होती है। साक्षरता दर भी कम होगी फिर? हाँ, साक्षरता दर कम है। जीवन प्रत्याशा भी वैश्विक औसत से काफी कम है। असल में गरीबी, अवसरों की कमी, कमजोर शासन और सुरक्षा का अभाव, ये सब मिलकर एक खतरनाक चक्र बनाते हैं। कैसे? जब युवाओं को कोई भविष्य नजर नहीं आता, पढ़ने लिखने या काम करने के मौके नहीं मिलते, तो वे हताश हो जाते हैं और तब वो चरमपंथी गुटों या फिर आपराधिक गतिविधियों की तरफ आसानी से खिंच सकते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन है। बिल्कुल। इसलिए सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़ाने में निवेश करना माली में शांति और स्थिरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद स्रोत माली की समृद्ध संस्कृति और विविधता का भी जिक्र करते हैं। ये एक अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। इस्लाम मुख्य धर्म है, लेकिन एक मिलीजुली तहजीब दिखती है वहाँ। हाँ, माली की सांस्कृतिक विरासत बहुत गहरी और समृद्ध है।
इस्लाम यहाँ सदियों से है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय परंपराएं और मान्यताएं भी जिंदा है। उनका एक मेलजोल दिखता है। और संगीत का जिक्र तो करना ही होगा। अरे हाँ, माली का संगीत, उसकी तो दुनिया दीवानी है। अली फारका टूरे, सलीफ कीता, टिनारीवेन, कितने ही नाम हैं। देश के इतिहास, उसकी विविधता और लोगों के जज्बातों को बयान करता है। और यहाँ कई अलग अलग जातीय समूह भी रहते हैं ना, बम्बारा, फुला, सोंघाई, डोगोन, तोआरेग। स्रोत में कई नाम हैं। हाँ, ये जातीय विविधता माली की सांस्कृतिक रिचनेस है, मतलब समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा है। हर समूह की अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपना इतिहास है। लेकिन क्या इससे तनाव भी पैदा होता है? ये भी सच है कि कभी-कभी राजनीतिक फायदे के लिए इन जातीय पहचानों का इस्तेमाल तनाव बढ़ाने के लिए भी किया जाता रहा है। इतिहास में इन समूहों के बीच संघर्ष भी हुए हैं। पर साथ ही ये विविधता मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत यानी लचीलेपन का स्रोत भी हो सकती है, अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी बातचीत और स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें, तो माली आज कई गंभीर और एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों के जाल में फंसा हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ आतंकवाद और विद्रोह है, जिसने देश के बड़े हिस्से को अस्थिर कर रखा है। दूसरी तरफ लगातार राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कभी ठीक से पनपने ही नहीं दिया। और फिर गरीबी। हाँ, उसके साथ ही व्यापक गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। और इन सब के ऊपर से जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, जो सूखे और खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा रहा है। ये तो साफ है कि ये सारे मुद्दे, सुरक्षा, शासन, विकास, पर्यावरण, ये सब आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। किसी एक को सुलझाए बिना शायद दूसरों को हल करना नामुमकिन सा लगता है। निश्चित रूप से, और यही माली की सबसे बड़ी चुनौती है। सुरक्षा के बिना विकास कैसे होगा? सही बात है। और बिना विकास और बेहतर शासन के अस्थिरता और चरमपंथ की जड़ों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए माली के भविष्य के लिए एक ऐसे व्यापक नजरिए की जरूरत है जो इन सभी चुनौतियों को एक साथ संबोधित करे। स्रोत भी शायद यही कहते हैं। हाँ, स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि माली का भविष्य लोकतंत्र को मजबूत करने, सुरक्षा को बहाल करने और समावेशी विकास की नीतियां बनाने पर ही निर्भर करेगा। तो संक्षेप में कहें तो माली एक ऐसा देश है जिसके पास माली साम्राज्य और टिम्बकटू के रूप में एक शानदार अतीत की विरासत तो है, लेकिन आज वो राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा संकट, गहरी गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसी बेहद मुश्किल आधुनिक चुनौतियों से जूझ रहा है। बिल्कुल, स्रोत भी इसी नतीजे के पहुंचते हैं। कमोबेश माली की आगे की राह इस बात पर निर्भर करेगी कि वो लोकतंत्र को कितना मजबूत कर पाता है, सुरक्षा के हालात कैसे संभालता है और क्या वो ऐसी विकास नीतियां लागू कर पाता है जिनसे सबका भला हो और जो पर्यावरण के लिहाज से भी टिकाऊ हो। और रास्ता आसान नहीं लगता। रास्ता मुश्किल जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, पर माली के इतिहास ने ये भी दिखाया है कि यहाँ के लोगों में मुश्किलों से लड़ने की अद्भुत क्षमता है और यहाँ की जो सांस्कृतिक जीवंतता है वो एक उम्मीद जगाती है जिस पर वो सोच विचार कर सकें। स्रोत बताते हैं कि माली का भविष्य लोकतंत्र, सुरक्षा और विकास पर निर्भर करता है। सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों स्तंभों में से लोकतंत्र, सुरक्षा और विकास किस स्तंभ को सबसे पहले मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो बाकी दो को सहारा दे सके और माली में एक सकारात्मक बदलाव का चक्र शुरू हो सके।